राजतंत्र का या साम्राज्य का जब पतन होता है तो वो देश क्या होता है, गिरता है, वो देश और पीछे चला जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वो देश और ग्रोथ कर रहा है। एक ऐसा विचारधारा जो मार्केट वैल्यू पर केंद्रित होता है, ना कि किसी वस्तु के आंतरिक गुण पर। आज जो हम लोग ये कंपनियां देखते हैं जैसे कि रिलायंस, टाटा या माइक्रोसॉफ्ट जैसे पावरफुल और मल्टीनेशनल कंपनियों को देखते हैं, इसी तरीके के कंपनियों की शुरुआत या इसी तरह की कंपनियां जो है 400 साल पहले ही विकसित किया गया था यूरोप में। 16वीं 17वीं शताब्दी की बात है। और उन कंपनियों के पास अपनी सेना होती थी, उनके पास अपना कानून होता था और किसी भी दूसरे देश को हड़पने का अधिकार होता था। तो हमारा प्रश्न ये है कि आखिर ये कंपनियां क्यों विकसित किया गया था और उन्होंने किस तरीके से दुनिया को बदल के रख दिया। और एक प्रश्न दिमाग में जैसे आता है ना कि यूरोप में ये कंपनियां बन रही है, तो आखिर यूरोपीय कंपनियों से तात्पर्य क्या है। देखिए, इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी होगा कि 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप का स्थिति कैसा था, वहां किस तरीके से बदलाव हो रहे थे। इस चीज को समझेंगे तो आसानी हो जाएगा हमको समझने के लिए। तो हम ये समझना चाहेंगे कि ये दौर देखिए किस टाइम का है, जब सामंतवाद का पतन हो रहा है यूरोप में। ध्यान देना, यूरोप में सामंतवाद का पतन हो रहा है, यानी कि फ्यूडलिज्म का पतन हो रहा है और पूंजीवाद का उद्भव हो रहा है। अब देखो, सामंतवाद क्या होता है, तो एक ऐसा विचार जो परस्पर संबंधों पर आधारित होता था। यानी एक राजा होता है, एक सामंत होता है, एक किसान होता है और सब आपस में संबंधित है। कैसे? तो राजा बोलता है सामंत से, तुम हमको इनकम दो, हमको तुमको सुरक्षा देंगे। सामंत बोलता है किसान से या दास से, जो भी बना के रखा हो, तो सामंत अपने से निचले वर्ग को बोलता है कि तुम हमें पैसा दो, इनकम दो कमा करके, और हम तुमको सुरक्षा देंगे। तो ये आपसी संबंध चलता था। कोई दास है, कोई स्वामी है, यानी वफादारी का महत्व उस समय ज्यादा था। समझ रहा बात? यानी आपस में हमेशा संबंध बना रहता था। तो उस समय के सिचुएशन में यदि हम ये देखें तो उस समय अगर वर्ग समाज की बात करें तो उस समय 3 वर्ग में बटे हुए थे समाज। एक कुलीन वर्ग, फिर पादरी वर्ग और निम्न वर्ग, इस तरीके से बना हुआ था। लेकिन 16वीं 17वीं शताब्दी में जब आप देखिएगा तो यहां पर समाज में एक मध्यम वर्ग उभर करके आता है जो व्यापार में ज्यादा योगदान दे रहा है। राजनीति में देखिएगा तो शक्तिशाली राजवंश का स्थापना हो रहा है। लुई 14, लुई 14वां, इस सब का नाम तो आपने सुना होगा ना। तो ये चीजें आप देखो, वैचारिक स्तर पर पुनर्जागरण हो रहा है, धर्म के स्तर पर धर्म में सुधार हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं उसके लिए, व्यापार बड़े बड़े स्तर पर हो रहे हैं। अब सोचो, हमने बताया था कुछ दिन पहले क्लास में कि 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। उस समय क्या हुआ कि यूरोप में जब इस्लाम का कब्जा हो, ऑटोमन साम्राज्य का जब इस पर कब्जा हो गया, इस वाले इलाके पर, तो इधर यूरोप जा नहीं सकता। इधर यूरोप को पता नहीं कि दुनिया है, यूरोप का किसी को नहीं पता था उस समय कि इधर दुनिया भी है। तो यूरोप अपने ही महाद्वीप में कुछ समय के लिए कैद होकर के रह गया था। तो अब समझो, उनका व्यापार तो सीमित हो गया। ध्यान समझना। तो सामंतवाद में अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें तो उस समय व्यापार सीमित एरिया में होने लगा। लेकिन ध्यान रखना, जब रोमन साम्राज्य था तब व्यापार होता था यूरोप से भारत की तरफ, एशिया से। समझ रहा बात? कब? रोमन साम्राज्य के टाइम। जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, यानी रोमन साम्राज्य जब खत्म हो गया, तब यूरोप में सामंतवाद आ गया और उस टाइम क्या हुआ कि व्यापार जो है सीमित हो गया, क्षेत्रीय स्तर पर हो गया। मुद्रा का प्रचलन सीमित हो गया, मुद्रा का जो उपयोग हो रहा था वो कम हो गया, सीमित हो गया, क्योंकि अपने ही एरिया में कर सकते हैं, बाहर तो जा नहीं पाएंगे। लेकिन अब सोचो, जब 1492 ईस्वी में
जब 1498 ईस्वी में, 92 में स्पेन यहाँ पहुँचता है, 98 में पुर्तगाल यहाँ पहुँचता है नए समुद्री मार्ग को खोज करके, तब सोचो व्यापार हो रहा है अब विश्व के अलग अलग देशों से, यानी व्यापार अब बढ़ गया, यानी मुद्रा का उपयोग अब बढ़ गया, सीमित नहीं रहा। समझ आ रहा बात? यानी हम ये कह सकते हैं कि सामंतवाद के टाइम में यूरोप का अर्थव्यवस्था सीमित था, क्षेत्रीय स्तर पर उसका व्यवस्था स्थायी हो गया था। लेकिन 16वीं 17वीं शताब्दी जब पूंजीवाद का उद्भव हुआ, पूंजीवाद का मतलब क्या है? एक ऐसा विचारधारा जो मार्केट वैल्यू पर केंद्रित होता है, ना कि किसी वस्तु के आंतरिक गुण पर। यानी देखो, हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ये पेन है तो इसका वैल्यू कितना है मार्केट में, इस पर आधारित होगा, ना कि ये पेन किसने दिया है, किसने गिफ्ट दिया है, इस पर आधारित नहीं होगा। इस पे कोई संबंध या रिलेशन नहीं देखना है, हमको इसका सिर्फ प्रॉफिट देखना है, हमको इसका सिर्फ मार्केट वैल्यू देखना है। यानी किसी वस्तु का मूल्यांकन यदि करना हो तो हम देखेंगे कि मार्केट में उसका वैल्यू कितना है, उसका मूल्य कितना है, ना कि उसके आंतरिक गुण के आधार पर। समझ में आ रहा बात? तो पूंजीवाद मार्केट पर आधारित है और सामंतवाद परस्पर संबंधों पर आधारित है। समझ में आ रहा बात? तो अब सुनो, 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप का अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया। ये सारा चीज आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब आप पिछला क्लास देखे होंगे तो आसान हो गया होगा। अब जब यूरोप का अर्थव्यवस्था वैश्विक हो गया, क्योंकि सब इन देशों से सामान लेके जा रहा है, अफ्रीका से लेकर के जा रहा है, फिर इधर एशिया से लेकर के जा रहा है, तो व्यापार तो बढ़ गया ना, ग्लोबल हो गया। अब जब देखो इस समय पूंजीवाद में, देखो पूंजीवाद को 3 चरण में हमेशा देखा जाना है, ठीक है? 3 चरण। एक होता है कमर्शियल फेज, जिसको वाणिज्यिक चरण बोलते हैं, एक औद्योगिक चरण और एक वित्तीय चरण। तो 16वीं 17वीं शताब्दी में पूंजीवाद का वाणिज्यिक चरण है, फर्स्ट फेज, जिसको कमर्शियल फेज बोलेंगे हम। इस फेज में क्या होता था कि यूरोपीय कंपनियां जो होती थी वो क्या करती थी, जैसे देखो अब यूरोपीय कंपनियों को क्यों बनाया गया, तो देखो वाणिज्यिक चरण में क्या होता था कि जैसे प्रोडक्शन नहीं करना किसी वस्तु का, बस एक क्षेत्र से वस्तु को उठाना है, संग्रह करना है और दूसरे क्षेत्र में उसी वस्तु को ले जा करके बिक्री कर देना है, बेच देना है और उससे मुनाफा कमा लेना है। ध्यान से समझो, जब हमने बताया था पिछले क्लासों में कि यूरोप के सब कंपनियां क्या होता था कि यहाँ पर आया तो अपना फैक्ट्री स्थापित करता था, यहाँ फैक्ट्री स्थापित किया, यहाँ फैक्ट्री स्थापित किया, और उन फैक्ट्रियों में क्या करता था कि वहाँ के स्थानीय सामान को खरीदता था और अपने फैक्ट्री में रखता था। वो फैक्ट्री उत्पादन नहीं करता था वस्तु का, वो फैक्ट्री गोदाम की तरह काम होता था, गोदाम की तरह यूज होता था। अब वो सामान यहाँ से लिया और ले जा करके अपने यहाँ बेच देता था कई गुना ज़्यादा दाम पर। तो ये होता है वाणिज्यिक चरण, यानी कि कमर्शियल फेज। सिर्फ वस्तु को खरीदना है एक जगह से और दूसरे जगह पर ले जा करके बेच देना है, मुनाफा कमा लेना है। समझ आ गया बात? तो ये हो गया कमर्शियल फेज। अब इन्हीं तरीके के काम को करने के लिए यूरोप में कई सारे जो देश थे, खास करके वेस्टर्न यूरोप में क्या हुआ कि कई सारी कंपनियों को खोला गया और ये कंपनियां वही काम को करती थी। समझ आ गया बात? तो यूरोपियन कंपनी का तात्पर्य यही है, यूरोपियन कंपनी यही है कि जो कमर्शियल फेज में यानी पूंजीवाद को बढ़ावा देगा कमर्शियल फेज के थ्रू। इसीलिए यूरोप में उस तरीके की कंपनी को खोला गया था। स्टार्टिंग में जब यूरोप में कंपनियां बनाई गई थी, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखो, चाहे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे ये पुर्तगीज हो गया, स्पेन हो गया या फ्रांस हो गया, जो भी आप समझो, ये सारी कंपनियों को स्टार्टिंग में खोला गया था। इसीलिए कंपनियां बनाई गई थी कि आपको वस्तु को खरीदना है और अपने यहाँ ले आन करके बेचना है। आप जितना मुनाफा कमाओगे उतना हमारा देश का राजा मुनाफा कमाएगा। समझ यार बात? जनता से तो कोई मतलब ही नहीं था। राजतंत्र में जनता अभी भी
अब तो थोड़ा बहुत देखते हैं लोग, डेमोक्रेसी वाला भाव है तो भाई देखना ही पड़ेगा। तो ये हाल था, लेकिन उस टाइम तो उतना ध्यान ही नहीं देना है, जो करेगा उसके पास लाभ होगा। सुना क्या बात? तो इस तरीके से वो कंपनियां विकसित किया गया था। अब कुल मिला के बात आपको समझ में आ गया, यूरोपियन कंपनी क्या होता था। देखिए, सामंत यूरोप में स्थिति क्या था, 16वीं 17वीं शताब्दी से पहले सामंतवाद था, लेकिन 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, सामंतवाद का पतन हो गया। अब सोचो ना, सामंतवाद का पतन हो रहा है तो किसी भी राजतंत्र का या साम्राज्य का जब पतन होता है तो वो देश क्या होता है, गिरता है, वो देश और पीछे चला जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वो देश और ग्रोथ कर रहा है। समझ रहे? सामंतवाद का पतन हुआ, पूंजीवाद का विकास हुआ, कैपिटलिज्म आ गया जिसमें पूंजी बढ़ने लगा, तो फिर मॉडर्नाइजेशन होगा, औद्योगिकरण आ गया। तो इसको बोलते हैं कि अभिशाप एक वरदान बन गया।